Thank you. Thank you so much. Am I audible, Ali? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Am I audible, Ali? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am pleased to conduct this examination techniques webinar being organized by PIFA, and it's indeed a very pleasure moment to see all of you under this webinar. Examination is always a pressure, and how to kill the pressure of exams, PIFA has organized this interactive session for you. टीचर होने के नाते मुझे स्टूडेंट्स की नर्व्स का भी पता है और स्टूडेंट की इमोशंस का भी, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ और इंसान हमेशा स्टूडेंट ही रहता है और उसके इल्म हासिल करने का जो कहने के वक्त है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अपना एग्ज़ाम का वो वक्त याद करता हूँ, और एक ये वक्त जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, आप लोग तगदो भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना आपकी इस एफर्ट्स को मज़ीद फ्रूटफुल बनाया जाए, क्यों ना आपकी इस एफर्ट्स को चार चांद लगाए जाएं और जहाँ पे कमी बेशी है उसको दूर किया जाए। यही पिफा की कोशिश है। तो मैं पिफा मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दूंगा इंशाल्लाह। स्क्रीन आपके सामने है। मैंने एक प्रेजेंटेशन ये तैयार की है और इस प्रेजेंटेशन में मैंने अपने एक्सपीरियंस को इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोशिश की है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, मैं वो इसके ज़रिए से आप लोगों तक मुंतकिल करूँ। एग्ज़ाम दरअसल अप्रोच का नाम है। आप एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बनने जा रहे हैं और उसके एग्ज़ाम्स को आप बेसिकली कर रहे हैं अप्रोच। तो आपकी जो अप्रोच है वो डे फर्स्ट से, यानी जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे वो यहीं से हमें पता चल जाएगा। तो आप एग्जाम को समझें कि ये आपकी अप्रोच है, आपकी एग्जामिनेशन टेक्निक, आपका काम करने का स्टाइल, आपका पढ़ने का की स्ट्रेटजी, ये सब मिलकर आपकी एक अप्रोच बनती है। नीचे इस स्लाइड के अंदर आपको आप अप्रोच, एक गुड अप्रोच के रहनुमा उसूल बताए गए। अगर आप इसको जमा कर लेते हैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो वो अप्रोच बन जाती, एक गुड अप्रोच। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, राइटिंग लिखना जानते हैं और एग्जाम में राइटिंग टेक्निक से आप आगाह हैं, राइटिंग अप्रोच से आगाह हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं जिसको मॉक एग्जाम कहा जाता है, पास्ट पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं और ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि क्वालिटी प्रैक्टिस है। ये नहीं कि आधा आधा क्वेश्चन सॉल्व करके स्किप करके आगे चला जाए। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो देन यू आर कॉन्ग्रेचुलेशंस,
यू हैव अ गुड अप्रोच। बात सारी अप्रोच के ऊपर है कि व्हाट अप्रोच यू हैव टेकन बिफोर एग्जाम्स। एग्जामिनेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हादसे का नाम नहीं है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके पीछे एक सीरीज है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, और अगर आप पास होते हैं तो उसके पीछे भी सीरीज ऑफ इवेंट्स। मोहम्मद अली बॉक्सर कहा करते थे कि आपको लगता है कि मेरा ये जो एक टाइम का बॉक्सिंग का स्टाइल है, और जब मैं अपने दुश्मन को फतह करता हूं तो आपको तो ये लगता है कि मैं एक शॉट मारता हूं और वो धर्म से गिर जाता है, लेकिन इस एक शॉट को बनाने के लिए मुझे पीछे पता नहीं कितनी तगदो करनी पड़ती है। यही यहां पे आज मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं कि अप्रोच, गुड अप्रोच का गुड रिजल्ट निकल रहा है, बैड अप्रोच का बैड रिजल्ट निकल रहा है। गुड अप्रोच पास की तरफ लेकर जाएगी, बैड अप्रोच फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, इन सारी क्वालिटीज को अपने ऊपर अप्लाई करके और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन यू हैव अडॉप्टेड अ गुड अप्रोच। अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं, नॉट अ स्मार्ट वर्कर, अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करते, पास पेपर का एनालिसिस का कोई पता नहीं, तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि एक दिन जिसको एग्जाम कहा जाता है उसमें आप कामयाबी की खुशखबरी सुन सकें? ऐसा मुमकिन नहीं। ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर कायम है। आपको कॉज बनानी पड़ेगी, इफेक्ट खुद में खुद निकल आएगा। इस इंग्रेडिएंट की अगर बात करें, इस अप्रोच की इंग्रेडिएंट्स की, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। उसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन सेम रहे और आप धोखा ना खाएं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो धोखा ना खाएं। अगर आपने पास होना है तो आपको वॉलेटाइल अप्रोच खत्म करनी होगी। ये वॉलेटाइल अप्रोच क्या है कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं, कभी टाइम पे आ गए कभी बेवक्त आ गए, ये अप्रोच खत्म करनी होगी। याद रखें, बीइंग योर एल्डर ब्रदर एंड बीइंग योर मेंटोर, और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक बात कहूंगा कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट वही कामयाब है जो जिंदगी में कंसिस्टेंट है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंसिस्टेंट है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कंसिस्टेंसी को अपनाए बगैर, रोजाना पढ़े बगैर आप कामयाब हो जाए। हमारा कोर्स शुरू होता है, हर रोज आप पढ़ते हैं, आधा घंटा भी देते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब आप हफ्ते में एक दिन किताब खोलेंगे तो फिर वो रीकैप कैसे करेंगे, वो सारा कुछ रिकॉल कैसे करेंगे? मुमकिन नहीं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं अपनी फाइनल, सीए फाइनल में मॉर्निंग टाइम यूज करता था और बड़ा इफेक्टिव था कि आर्टिकल्स में, जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि सारे दिन की थकन के बाद आप शाम को जब पढ़ना चाहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। तो आप व्हाई नॉट यूज द अर्ली मॉर्निंग टाइम फॉर द स्टडीज। दिस इज अ टिप। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क की अहमियत आज के दौर में उसको इनकार नहीं किया जा सकता। स्मार्ट वर्क क्या है? पहले पहल हमने ये तो सुना था कि हार्ड वर्क होता है, ये स्मार्ट वर्क कहां से आ गया? तो सुनिए और गौर से सुनिए कि आज 2023 में जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, भाई यहाँ पे एक टर्म डिवाइस हो चुकी है, उसको स्मार्ट वर्कर कहते हैं। यू हैव टू बिकम अ स्मार्ट वर्कर। आप कहते हैं
कि मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो टाइम देता है थोड़ा, रिजल्ट निकालता है ज्यादा, पास हो जाता है, कामयाब हो जाता है। कभी सोचे तो सही, ऐसा कैसे मुमकिन है कि थोड़ा टाइम दे के भी वो पास हो जाता है? उसके पीछे कार फरमा है दुनिया का एक बहुत अहम उसूल, और वो है स्मार्ट वर्किंग। आपको अपने काम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने काम को शेड्यूल करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद फेल क्यों होते हैं लोग? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं की होती। स्मार्ट वर्किंग शुरू ही यहां से होती है कि यू हैव अ गुड प्लान। आपकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है। अब अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप गुड स्मार्ट वर्कर नहीं हो सकते। स्मार्ट वर्किंग के लिए जो सबसे अहम और नुमाया काम है वो है कि आपकी प्लानिंग किस तरह की। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्मार्ट वर्किंग के लिए, जिसके ऊपर स्मार्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट, उसकी जो फाउंडेशन है वो पड़ी हुई है, यानी उसकी फाउंडेशन किसके अंदर है, स्मार्ट वर्किंग के कॉन्सेप्ट की। मेनली बहुत अहम पॉइंट है, वो क्या है कि आप एनालिसिस करते हैं, आप थिंकिंग करते हैं, अप्रोच अपनी रिविजिट करते हैं। अगर एक तरीके से मसला हल नहीं हो रहा, आप पास नहीं हो रहे, आपका आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप जिंदगी के किसी शोबे की मिसाल ले लें, तो वहां सोचना नहीं चाहिए कि आपको अप्रोच चेंज करें, आप एनालिसिस करें। तो एनालिटिकल स्किल डेवलप होगी तो आप स्मार्ट वर्कर बनेंगे। हार्ड वर्कर का और स्मार्ट वर्कर का जो की डिफरेंस है वो क्या है? एनालिटिकल स्किल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं गुड अप्रोच के बाकी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आता हूं। मैं टैक्सेशन का टीचर हूं। अक्सर हमारी क्लास के अंदर ये बात होती है कि भाई, जो भी आप कर रहे हो, याद कर रहे हो, उसको लिखा करो। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप लिखते हैं तो वो चीज आपको कभी नहीं भूलते। लोग डायरीज क्यों छापते हैं? कभी सोचा है? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर डायरी का कॉन्सेप्ट क्यों है? अगर डायरी ना हो, लिखा ना जाए, तो आप तो रोजाना ही भूलें फिर हर काम अपने। मैंने लोगों को देखा है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ मैंने देखी है कि वो लोग अपनी चीजें छोटी छोटी लिखते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अपनी चेकलिस्ट बनाना और अपने सबक को बार बार रिपीट करना, लिखना, लिखने से ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो राइटिंग अप्रोच को मैं फोर्सफुली कहूंगा कि इसको अडॉप्ट करें, हाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, हाँ प्रैक्टिकल। पास्ट पेपर का एनालिसिस और मॉक एग्जाम, पिफा की जानिब से भी ये हदायत होती हैं कि मॉक एग्जाम दिया जाए। मैं तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप पिफा के सिर्फ मॉक एग्जाम के ऊपर ना रहें, आप अपना खुद से एग्जामिनेशन दें। मुझे याद पड़ता है कि जो भी रीसेंट अटेम्प्ट होती थी, मैं उसको मॉक टेस्ट बना लेता था और मैं उसको अटेम्प्ट किया करता था। पास होने के लिए किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के एग्जाम्स में जो सबसे सूटेबल अप्रोच है वो है कि आप पास पेपर का एनालिसिस करें और मॉक एग्जाम करें। पास पेपर के एनालिसिस से क्या मुराद? एक क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक का, वो कौन सी अटेम्प्ट में आता है, कितनी वेटेज के आता है, ये कैसे पता चलेगा जब तक कोई 5-6 सालों के पेपर इकट्ठे ना किए जाएं, उनका एक चार्ट ना बनाया जाए कि लेट्स सपोज इंटेंजिबल एसेट्स है, उनका क्वेश्चन कब आता है, समर में आता है कि विंटर में आता है, कितने मार्क्स का आता है, कैसे पता चलेगा?
जब तक कि आप पास्ट पेपर का एनालिसिस नहीं बनाते। पास्ट पेपर का एनालिसिस एक और फायदा देता है, वो क्या है कि आपको पता चल जाता है कि एक टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं। आप टॉपिक वाइज अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर नहीं किया हुआ, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कैसे की जाए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है मुझसे। मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी पूछा जाता है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन का जो क्रक्स है वो प्रिपरेशन के अंदर है। एक इंग्लिश का मकूला है कि हाफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन इज हाफ वर्क डन। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है तो आधा काम आपका हो गया। आज आप इस चीज को एनालाइज करें, आज आप इस चीज को चेक करें, इस चीज के ऊपर गौर करें कि क्या आपका हाफ वर्क डन हो चुका है। एग्जाम्स आर वेरी नियर, एग्जाम्स आर एट द कॉर्नर। क्या इतने करीब एग्जाम्स आ चुके हैं, क्या आपका हाफ वर्क डन है। प्रिपरेशन का मतलब तो यही है कि हाफ वर्क डन, और हाफ वर्क आपका एग्जाम वाले दिन होना है। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपको आपके अंदर से ये आवाज आती है कि मेरा तो भी हाफ वर्क डन नहीं है, तो इस चीज पे सोचिए, सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए, कैसा क्यों, उसकी वजह क्या है। एग्जाम्स के लिए भी मैंने एक फार्मूला तैयार किया है, जिसको मैं प्रिपरेशन फॉर एग्जाम के लिए आपके सामने ये 6 पॉइंट रख देता हूं। पहला, आपका रिवीजन प्लान क्या है। टीचर ने पूरा कोर्स आपको करवा दिया, आपने एक मरतबा पढ़ लिया, अब आपने उसको रिवाइज करना है। रिवीजन का प्लान ना होना एग्जाम्स के फेलियर की सबसे बड़ी गलती है। याद रखिएगा, वो लोग जो अपने सब्जेक्ट खत्म होने से भी पहले अपनी रिवीजन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। मेरे साथ जब स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करता है और क्वेश्चन करता है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये रिवीजन कर रहा है। और ये भी अंदाजा हो जाता है कि कोई स्टूडेंट अगर रिवीजन नहीं कर रहा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना जायजा खुद लेना है। क्या आज 25 अक्टूबर तक आपने रिवीजन की है। चलो रिवीजन नहीं की तो रिवीजन का प्लान ही बनाया है। अगर रिवीजन का प्लान नहीं बनाया, रिवीजन भी नहीं की, एग्जाम को आप अप्रोच कर रहे हैं, तो ये कैसी अप्रोच, इसमें आप कैसे कामयाब हो। ये तो समझ से बालातर। तो रिवीजन का मंसूबा बनाना कि मैंने पूरे के पूरे कोर्स को, किताब को, प्रैक्टिस को कैसे रिवाइज करना है। रिवीजन आपके माइंड को रीइंफोर्स करती है, आप एग्जाम में भूलते नहीं। अच्छी रिवीजन, जानदार रिवीजन का नतीजा निकलता है। पीसफुल एनवायरनमेंट, घर में या ऑफिस में जहां पे भी तैयारी करें, बराए मेहरबानी पीसफुल एनवायरनमेंट यूज करें। मोस्टली जब भी माइक ऑन होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, क्योंकि आजकल तो आपके सामने जब से कोविड के बाद पिफा में ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो मैं बाज़-औक़ात बड़ा हैरान होता हूं कि कैसे आप लोग पढ़ते होंगे इतने ज्यादा नॉइस के अंदर। मुझे क्वेश्चन करते वक्त स्टूडेंट का जब माइक ऑन होता है तो आवाजें आती हैं, तो वो मैंने कहना पे मजबूर होता हूँ कि बराए मेहरबानी अपना माइक जो है वो ऑफ करें, उसको म्यूट करें, या कोई पीसफुल इन्वायरमेंट को चूज करें। इसके लिए एक दो टिप्स देता चलूं। सबसे अच्छा पीसफुल टाइम फजर की नमाज के बाद है। इससे मैं समझता हूं कि इसके बराबर पीसफुल टाइम आपको कोई नहीं मिल सकता। पीसफुल और क्वालिटी आवर का टाइम का 1 घंटा नॉइस और सब स्टैंडर्ड किस्म के एनवायरनमेंट के 5-6 घंटे से बेहतर है फोकस होकर तवज्जो से
कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आना, किसी ने हालचाल नहीं पूछना, कुछ भी नहीं होना। ये 1000 टाइम्स बेटर ऑप्शन, 1000 टाइम्स। माइंड इट। या लेट नाइट को यूज करें या अर्ली मॉर्निंग को यूज करें, लेकिन बराए मेहरबानी पीसफुल एनवायरनमेंट को यूज करें। नोट्स के ऊपर गुफ्तगू में पिछले भी स्लाइड में कर चुका। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज अ प्रोवर्ब एंड दिस इज अ रियलिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब है कि वो प्रैक्टिस करता है। हर रोज उसके सामने केस आते हैं, हर रोज वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरता है। तो प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बना रही होती है, उसको शार्प कर रही होती है, उसको मॉनिटर कर रही होती है। अगर आज तक आपने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक प्रॉपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन के स्टूडेंट्स खास तौर पे मुतवज्जो हूं, ये सब्जेक्ट्स बगैर प्रैक्टिस के कभी भी पास नहीं होने वाले। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आपको लिखना चाहिए, लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपका एग्जाम रिटन है, आपको सोल्यूशन मिलने हैं, कॉपी मिलनी है, उसके ऊपर आपने लिखना है, तो वो कितना बदकिस्मत है वो बंदा जिसने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की। सोचे तो सही तरह। अगर बोलना हो, किसी जगह गुफ्तगू करनी हो, कोई लेक्चर देना हो, तो आप बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रिटन एग्जाम है, लिखा ही नहीं। पूरे 6 माह लिखकर देखा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की। स्टूडेंट को अक्सर कहता हूं कि भाई क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूं, देखा ना करें, क्वेश्चन को देखा ना करें, क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, अपने माइंड से सॉल्व करें, खुद लिखें। ये बहुत जरूरी है। एंड इफ यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट पास। द सिंपल इज दैट। गुड हेल्थ, पास पेपर्स के ऊपर भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूं, गुड हेल्थ के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। मैंने जिंदगी में बीइंग अ प्रोफेशनल एक हार्ड लेसन लर्न किया, जिसके ऊपर काफी वक्त लगने से मैंने वो लेसन लर्न किया। आज यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम शेयरिंग विद यू दिस हार्ड टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन एंड एक्सपीरियंस विद यू पीपल। एंड द लेसन इज दैट हेल्थ इज वेल्थ। ये आपने सुना तो होगा, लेकिन सुन के साथ ही इसको इग्नोर भी कर दिया हो। लेकिन याद रखें, बीइंग अ स्टूडेंट आपकी सबसे कीमती तरीन चीज ना तो आपकी कलम है, ना आपका अप्रोच है, ना आपकी शूटिंग बूटिंग है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेल्थ। ये भी आपने सुना होगा कि अ गुड बॉडी कीप्स अ गुड माइंड, अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। आपका हेल्दी माइंड आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम को पास करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेट सीन इज दैट यू डू नॉट पोसेस हेल्दी बॉडी। अब अगर आपकी हेल्दी बॉडी नहीं होगी, तो आप हेल्दी माइंड नहीं रखेंगे। हेल्दी माइंड नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकेंगे। आपकी डाइट, आपका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट। माइंड इट। नींद एक डोज है, स्लीप इज अ डोज। अगर आपकी ये डोज पूरी नहीं है, तो भी आप अपने आप को फील करेंगे कि आप एनर्जी लेस है, आप काम नहीं कर सकते, आपकी दिमागी जो सुस्ती वो खत्म नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसको कैसे मैनेज करना है? थ्रू अ गुड डाइट प्लान, थ्रू अ गुड टाइम टेबल। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया कि हम 22-22 घंटे बगैर सोए तैयारी करते रहे। और मैंने कहा, अल्लाह वालो, अगर 22-22 घंटे आप तैयारी करते रहे हो, तो दिन में टोटल दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं।
तो आपने तो 2 घंटे जो नींद पूरी की है, या वो भी अगर आपने फॉर एग्जांपल नमाज पढ़नी है, आपने दूसरे मामलात हैं आपके, तो वो फिर तो आप मतलब 24 घंटे ही जागते रहें। तो ये कैसे, मतलब 24 घंटे आप जाग कर, तो बगैर आप सोए तो कैसे आप चल सकते हैं? ये रिजल्ट निकलता है कि जी एग्जाम पे हम परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हमने तो 22-22 घंटे, 24-24 घंटे पढ़ा है। प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ हैबिट। ऑलवेज प्रैक्टिस अ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए आपको गुड डाइट की जरूरत है और गुड टाइम स्पेंड की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। इसको आप नोट करें कि ये किस तरीके से मुमकिन है कि आप, ये किस तरीके से मुमकिन, सोचें जरा। ये इस तरीके से मुमकिन है कि अगर आप अपना टाइम टेबल सेट करें, सुबह से रात तक को प्लान करें कि आपने कौन सा, कौन से टाइम आपने उठना है, कौन से टाइम आपने सोना है। आपका टाइम का, सोने का, उठने का, बैठने का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। नींद जो 6 से 8 घंटे की रिक्वायर्ड है वो जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल, नाउ यू हैव come into examination hall. Be cool, calm, and collected. This is the best ever advice in the examination hall. एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपने आप को कूल, काम एंड कलेक्टिव रखना है। आपने अपनी एनर्जी को लूज नहीं करना। अब ये वो वक्त है कि बहुत ज्यादा तैयारी करने वाला, स्मार्ट वर्कर, हार्ड वर्कर सब मौजूद हैं, जमा हैं। यहाँ पे अब सब आ चुके हैं। अब यहां पे हो सकता है कि कोई अपसेट हो जाए। अपसेट क्या हो जाए कि जिसने बहुत ज्यादा तैयारी की वो शायद फेल हो जाए, जिसने कम तैयारी की, मुतवसत तैयारी की, वो पास हो जाए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है? तो ये मैं बता ही देता हूं आपको कि असल में प्रिपरेशन इज हाफ वर्क डन। कि आपने तैयारी की, ये आधा काम है। आधा काम आपका एग्जामिनेशन हॉल। और एग्जामिनेशन हॉल में द प्रिंसिपल स्किल, द सुपर स्किल is that to control your nerves, to be calm, cool and collective. आप अपने आप को किसी भी सूरत में पारा पारा ना होने दें, प्रेशर में ना लेकर आए। हो सकता है कि अंडर प्रेशर होकर अच्छा भला जो आपके जेन में सोल्यूशन है वो भी निकल जाए, वो भी खत्म हो जाए, वो उम्मीद भी खत्म हो जाए। आप ऐसा कर बैठे कि आपने बरक रफ्तारी से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की, आपका माइंड उतनी स्पीड से काम नहीं कर रहा, फेल हो जाएंगे। यहां पे स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्मॉल क्वेश्चन से शुरू करें। लेंथी बिग क्वेश्चन से स्टार्ट ना लें। टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट का एक सुनहरी उसूल ये है कि आप स्मॉल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को आगे रखें। उससे 2 काम होंगे। एक तो ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता मार्क्स अपने देखेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू हो गए। दूसरा ये कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। आपके काम के अंदर आपको ये नहीं फील आएगी कहीं पे भी कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो इसमें एक लिखा है ना पॉइंट, कि लीव बुक्स नोट्स एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स, इसके ऊपर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम किताब, नोट्स बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट होने से चंद मिनट पहले तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा सवाल जो कि अभी अभी एग्जाम में आने वाला वो रह ना जाए। याद रखें, ये वाली टेक्निक कहीं आपको कामयाब नहीं होने देगी।
वो लोग जो बड़े आराम से, सुकून से, वही बात जो मैंने शुरू में की कि कूल काम एंड कलेक्टिव होकर एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं, वो छोड़ देते हैं अपनी किताबों को, नोट्स को एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स अर्लियर। वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये जो हमारा माइंड है ना, ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दो माइंड से बना हुआ। सब कॉन्शियस माइंड की पावर कॉन्शियस माइंड से ज्यादा है। तो आपने जो करना था आप कर चुके हैं। अब आप इस सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रीव कर लेने दें, इसको रिलैक्स हो लेने दें और इसको अपना काम कर लेने दें। अगर आप उसको बिजी करके रखेंगे कॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड चलेगा नहीं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप पॉइंट समझ जाएंगे। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए कहीं स्टेक लगा के साइड पे अपने ऑफिस में कहीं 10 मिनट रेस्ट करते हैं, तो होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जहन में, आइडियाज बाजुकात आ जाते हैं, भूली हुई चीजें जहन में आ जाती हैं जो काम करते वक्त जहन में नहीं आती। ऐसा क्यों है? ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हरकत में आता है, आपको भूली हुई चीजें, आपको जो है वो बिगड़े हुए अपने काम या कोई इंपॉर्टेंट चीजें वो ला के आपके दिमाग में फिट करके देता है। तो एग्जाम में भी इस सबकॉन्शियस माइंड को अपना काम कर लेने दे। लेकिन जब आप इसको बिजी रखेंगे और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तक इसको लगाई रखेंगे, तो वो कैसे काम करे? रीडिंग टाइम को कैसे यूज करें? रीडिंग टाइम के बारे में याद रखें कि रीडिंग टाइम 15 मिनट का जो एग्जाम से पहले मिलता है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व ना करें, उसमें कुछ ना लिखे, उसमें प्लानिंग करें, उसमें देखें कि कौन सा पेपर मैंने क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर, ये चेक करें कि कौन सा एरिया है जिसके अंदर आप स्ट्रांग हैं और कौन सा एरिया जिसमें आप वीक हैं। उन एरियाज को छोड़ दें जिसमें आप वीक हैं और उन एरियाज को पकड़ लें जिसमें आप स्ट्रांग हैं। एग्जाम में हो सकता है ना कि कुछ टफ क्वेश्चंस आए हैं, तो टफ क्वेश्चंस को एक साइड पे करें, इजी क्वेश्चंस को पहले लेकर आए, उनको सॉल्व करें। ये सारी प्लानिंग आप करें। फर्स्ट हाफ में मैंने कौन सा करना है, सेकंड हाफ में मैंने कौन सा करना है, ये सारी प्लानिंग। हाउ टू अटेम्प्ट टफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। द आंसर इज दैट कि टफ क्वेश्चंस को हमेशा स्ट्रेटजी से सॉल्व करें और लॉन्ग क्वेश्चंस को हमेशा सेकंड हाफ में सॉल्व करें। टफ क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आमतौर पे ये एक ही होते हैं कि टफ भी है लॉन्ग भी है। 15 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन टफ भी होगा लॉन्ग भी होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपने ये चीज जहन में रखनी है कि इसके रिजल्ट तक नहीं जाना, कि मैंने इसका रिजल्ट जो है उसको व्यू करने की कोशिश करूं कि किसका रिजल्ट क्या। आप जस्ट एक चीज अपने जहन में रखें, वो ये है कि मैप क्या है मेरा। आप मैप को फॉलो करें। माइंड मैपिंग होती है ना, बड़े क्वेश्चन के अंदर, सेल टैक्स का क्वेश्चन है, रिजल्ट की तरफ ना जाए, माइंड मैपिंग की तरफ आए। आप प्रोसेस के ऊपर मेहनत करें, रिजल्ट निकल आएगा। वही जो बात शुरू में कही है कि अगर अच्छी अप्रोच होगी तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो लोग, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो काफी देर ये सोचते रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। भाई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर क्यों आप तलाश कर रहे हैं? और ये भी याद रखें कि एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो किस तरह आते हैं, अकॉर्डिंग टू दी वर्क परफॉर्म। जितना काम आपने किया है, जो आंसर की तलाश में आप पड़े हुए हैं ना, उसके तो सिर्फ 2 या 3 नंबर हैं। असल चीज तो वो स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने। तो फोकस ऑन दोज स्टेप्स in the long questions and the tough questions rather than to think about the solution, to think about the answer. Think about the process. आपका सेल टैक्स का क्वेश्चन है, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, आपने वो प्रोसेस समझा हुआ है, बस उसको आप करना शुरू करें, प्रोसेस के ऊपर मेहनत करें, रिजल्ट निकल आएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट कहते हैं हमसे पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सका, ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसका हल क्या है? कि प्रैक्टिस किया करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, टाइम बाउंड होकर। ये जो 3 घंटे वाला एक मॉक एग्जाम है ना फुल, इसको घर में करें, टाइम मैनेजमेंट होगी। एंड पे रिव्यू जरूर करें
अपने पेपर को एंड पे रिव्यू करें, जहां बैठे हैं आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करें, पूरे पेपर को रिव्यू करें, और आने के बाद घर एक दफा जरूर अपने पेपर को पढ़ लें और फिर छोड़ दें, इससे ज्यादा नहीं। जब एग्जाम दे दें तो रिलैक्स हो जाए, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। ये ना सोचें अब कि क्या बनेगा, ये सोचें बस कि नेक्स्ट मैंने कौन सा पेपर सॉल्व करना है, कौन सी मैंने तैयारी करनी है। जो पास में हो चुका है उसको छोड़ दें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ओवर टू पेपर। सर, थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ मोहम्मद नईम अख्तर साहब, जो इंचार्ज हैं पिफा फैसलाबाद और लाहौर सेंटर के, और आल्सो डायरेक्टर। ओवर टू यू सर। नईम साहब, आपका मेरी आवाज़ आ रही है? मोबाइल। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अब्दुल सलाम साहब का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से आपको एग्जाम टेक्निक्स के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज और अपनी सारी टेक्निक्स आपको बताई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसमें पिफा ने ज़रूरी समझा कि एग्ज़ाम से पहले आपको इसके ऊपर तमाम मालूमात फराहम की जाएं। लास्ट ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सलाम साहब ने इस टॉपिक के ऊपर वेबिनार किया था, जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और बाद में रिजल्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के बाद भी उनका फीडबैक मिला, उनकी ईमेल्स आई, उनके मैसेजेस आए, जिसमें उन्होंने अब्दुल सलाम साहब का शुक्रिया अदा किया और पिफा का भी शुक्रिया अदा किया कि वाकई उनको इन चीज़ों का नहीं पता था। इस प्रोफेशनल एग्जाम को अटैम्प्ट करने का तरीका और उसके लिए जो ज़रूरी एसओपीज हैं, जो एहतियातें हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो अब्दुल सलाम साहब ने आज आपको बताई, इस टॉपिक के ऊपर हम हर सेशन में वेबिनार करते हैं। और लास्ट लास्ट सेशन में भी अब्दुल सलाम साहब ने ये किया था। तो उसमें और स्टूडेंट्स का ये कहना था कि इस वेबिनार के बाद हमें पेपर को अटेम्प्ट करने में, पेपर को पास करने में बहुत ज़्यादा इस वेबिनार ने हमें हेल्प आउट किया। ये उनके रिमार्क्स थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपने भी बहुत केयरफुली जिन जिन चीज़ों को सर ने एड्रेस किया, जिन चीज़ों को आपको बताया, जो टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस किए, आपने उनके ऊपर अमल करना है और कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। क्योंकि एक क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, अपना एक व्यू होता है, एक एक्सपोजर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जमा की जाएं तो अब्दुल सलाम साहब बनते हैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, पिफा के मेंबर, आई कैप के मेंबर, पिफा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी के कन्वीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पार्टनर, इस तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना, और सीनियर फैकल्टी मेंबर, और डिफरेंट प्रोफेशनल इदारों में वो डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये जो इतनी उन्होंने डिटेल के साथ आपके साथ बातें की हैं और आपको पेपर पास, इन सब का जो मकसद है वो ये है कि आप सक्सेसफुल हो। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनके ऊपर अमल करते हैं। इदारे ने कोशिश कर ली, अब्दुल सलाम साहब ने कोशिश कर ली, अब इन कोशिशों को आपने बराबर करना है और आपने सही साबित करना है। तो मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना अपना कीमती टाइम निकाला और इन स्टूडेंट्स के लिए। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉर्पोरेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम मैं अली ओरछा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वन बाय वन कोई क्वेश्चन ले लें, ताकि हम अपने टाइम के लिमिट्स में रहते हुए उनके कुछ अगर क्वेश्चन है तो उनको भी हम अटेंड कर सकें। हमारे साथ इस्लामाबाद में डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर
पिपा और सेंटर इंचार्ज इस्लामाबाद अतीक और रहमान साहब भी मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह मिलजुल के आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सो मच। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपके सामने आपका ऑप्शन आ रहा है हैंड रेज का। आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपका माइक मैं ओपन कर दूंगा। सेकंड, आपके पास चैट बॉक्स में भी ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसमें भी अपने जो भी क्वेश्चंस हैं और फिर क्वेरीज हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। ओके ज़हीर, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, काइंडली आप कोई क्वेश्चन कर लें आप। जी ज़हीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा लाउड बोलें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, स्टूडेंट्स को ना चैट में भी ना अपने क्वेश्चंस कर लें ताकि हम उसको जल्द से जल्द आंसर दे दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में अपने क्वेश्चन जो है ना वो टाइप कर दें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया कि कलर ऑफ पेन अलाउड इन पेपर। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं उसमें ब्लू एंड ब्लैक जो है ना वो आप ज्यादातर यूज करते हैं। वो रेड या इस तरह का कलर आप ना यूज करें तो अच्छी बात है। जो नॉर्मली जो कलर यूज करें वो ब्लू एंड ब्लैक कर सकते I think I have noticed a question. Mr. Zuhaib has texted in the chat. Sir, please repeat, leave book and notes at least 2 hours before the exam. During my presentation, मैंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि आप 2 से 3 घंटे एटलीस्ट उससे पहले अपने नोट्स और बुक्स उसको एक साइड पे करें। दिस इज अ गोल्डन प्रिंसिपल। Why a golden principle? Because you have to make your subconscious mind to be super active, जो नहीं हो पाता। मैंने इसकी मिसाल आपको ये दी कि जब आप रिलैक्स होते हैं बाज़ तो आपको अपनी बोली हुई चीजें याद आती हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का सच, ये उसका करिश्मा होता है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ओवरलोडेड होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ओवरलोडेड कि बुक्स और मटेरियल ये सब कुछ लेकर आए होते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो वो वक्त था जब आप क्लास में पढ़ते, घर में पढ़ते, तैयारी करते। एग्जामिनेशन हॉल में तो आप पेपर देने आए हैं, पेपर को याद करने के लिए नहीं, उसकी तैयारी करने के लिए नहीं आए। तैयारी करने का वक्त तो गुजर चुका। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक ला हासिल किस्म की एक कोशिश करेंगे जिससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो वो बेहतर नहीं है कि आप अपने आप को थोड़ा माइंड को रिलैक्स उसमें कर लें, और उसको भी रिलैक्स हो लेने दें। जो इंजन है जिसने आपको चलाना है आगे, उसको भी रिलैक्स हो। आप मतलब खोल रहे होंगे, फटाफट किताबें आगे छानबीन कर रहे होंगे, ये ना करें, ये एक्टिविटी ना करें। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये डिस्करेज करती है आपके एग्जाम के अंदर होने वाली जो आपकी एफर्ट है, उसके अंदर आपकी जो एनर्जी है उसको डिस्करेज करती है। तो इससे बात जी। अच्छा, इसमें मैं अब्दुल सलाम साहब की बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए सेकंड करूंगा कि इसमें जो स्टूडेंट हमारे पब्लिक सेक्टर से हैं जिनको बुक्स अलाउड हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वो उसी तक लिमिटेड रहे कि जो कि अब देखें, आपको पता तो होता है कि इस सब्जेक्ट में ये वाली बुक्स अलाउड है।
तो आप वही बुक्स लेके आए और उसका जो फॉर्मेट जो आपको दिया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि इस तरीके से जो बाइंड हो या जो इस नाम के साथ इस ऑथर की जो बुक है वो अलाउड है, तो आप कोशिश करें कि इस चीज से बचें कि आपका टाइम वहां पे जाया हो चेकिंग के दौरान। आपका अगर आपको 2 बुक्स अलाउड है तो 8 किताबें आपने दी हैं तो 6 किताबें आपकी जो है ना वो निकाल दी जाएं, फिर आप उनको संभालते रहें। या ड्यूरिंग चेकिंग या ड्यूरिंग सेंटर सुपरवाइजर चेकिंग करता है या जो हमारे एक्सपर्ट जो टाइम टू टाइम चेक करते हैं, अगर उनके चेकिंग के दौरान आपके पास इररेलेवेंट बुक्स मिल जाती हैं जो कि बुक्स अलाउड के नाम पे आपने एक्स्ट्रा ले ली हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें, जौन सा पेपर पे जो बुक्स अलाउड है और जिस पैटर्न की अलाउड है सिर्फ वही लेकर आए। और उसके अंदर जिन जिन सब्जेक्ट में पेपर्स में आपको बुक्स अलाउड नहीं है उसमें अब्दुल सलाम साहब ने जैसे अभी फरमाया कि उसमें आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और पेपर देने के लिए आए हैं, आप रिवीजन करने के लिए या अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं आए ना। तो ये तो स्टेब्लिश है कि जितना आप रिलैक्स होंगे उतना आपकी पेपर अच्छा होगा और आपकी आउटकम ज्यादा होगी। तो ये पब्लिक सेक्टर के हवाले से ये लाजमी ये याद रखिएगा कि आपके पास सिर्फ रेलिवेंट बुक्स ही होनी चाहिए, कोई लूज पेपर नहीं होने चाहिए, वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना, चाहे किताब का हिस्सा है या फोटो स्टेट है वो अलाउड नहीं है। जिस भी पैटर्न पे हेड ऑफिस ने या एग्जाम डिपार्टमेंट ने आपके हर चीज की डिटेल आपको दी हुई है आपके एडमिट कार्ड के साथ आपके बाकी चीजों के साथ है, वो जो लिस्ट आपको दी गई है हर सब्जेक्ट की वो ही उसी तक महदूद रहें और वो उसी फॉर्मेट में सेंटर में लेके आए। शुक्रिया। One more question from Haris Hussain. Sir, give suggestions about preparation of theory subjects. देखिए, थ्योरी के सब्जेक्ट का एक सबसे बड़ा डायलेमा क्या है कि जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं इसको देखकर पढ़कर पास कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज़पेपर ही जैसे हम पढ़ते, हम इतने रिलैक्स हो चुके होते हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट में कि हम एक आसान से फॉर्मेट में चले जाते हैं और किताब रीडिंग बुक रीडिंग जिसको कहते हैं कि इजी से माहौल में बैठ के, दिस इज नॉट द वे टू पास एग्जाम। ये भाई एग्जाम है, ये किताब नहीं आप पढ़ रहे अपने शगल के लिए या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा। थ्योरी के सब्जेक्ट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। बिजनेस कम्युनिकेशन है, इवन ऑडिटिंग का बहुत बड़ा पोर्शन है उसके अंदर, जो रिस्क असेसमेंट वाले हैं वो निकाल के आपको एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। वो क्या है कि आपको यू हैव टू मेक आउट योर ओन नोट्स। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो आप क्या करें, एटलीस्ट आप उस जो भी आपने पढ़ा है उसके पॉइंट्स ही बना लें। कोई थॉटफुल तरीके से तो पढ़े ना, फोकस होकर तो पढ़े ना। लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं, एलओस, ये यही होते हैं कि आपने ये पढ़ा है तो बताएं फिर आपको आता है कि नहीं। तो जब पढ़ा ही बहुत ज्यादा एक ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड वे में होगा तो आप बताएंगे कैसे। सो बी अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग नोट्स और एटलीस्ट मेक सम स्टेप, नोट द स्टेप्स एटलीस्ट कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके सर, हमारे पास नजफ हैं, उनका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली अपना क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम इनकम टैक्स का क्वेश्चन करते हैं या सेल्स टैक्स का, तो कोई ट्रांजैक्शन हमें समझ नहीं आती है कि कौन सा रेट अप्लाई करें, क्योंकि बाजुकात कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो ऐसी हालत में क्या करें? कौन सा रेट अप्लाई करें, कौन सा नहीं रेट सर, अप्लाई करें? जैसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही होती है, बाकी क्वेश्चन समझ आ रहा होता है कि कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि इसके हम सोल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व सॉल्व करें, तो इस बारे में। अगर सर इसका आंसर देना चाहें। इसमें मेरा ख्याल है अब्दुल सलाम साहब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे रेट डिफाइन नहीं है तो उस सूरत में वो क्या करें, या अगर उनको क्लियर नहीं है कि रेट क्या, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब्दुल सलाम साहब इसको सेकंड करेंगे कि जो करंट ईयर का जो रेट होता है वो अगर किसी भी हिसाब से इनकम टैक्स है या जो भी टैक्स कार्ड होता है, जो करंट ईयर के जो रेट्स होते हैं वही आई थिंक अप्लाई होंगे। जी, टैक्सेशन पे तो वही अप्लाई हो। नहीं सर, दरअसल मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इनकम टैक्स का हेड्स का क्वेश्चन करते हैं या सेल्स टैक्स का क्वेश्चन करते हैं, तो कोई पॉइंट हमें सॉल्व करने में समझ नहीं आ रही होती कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उससे डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेपर के अंदर।
ठीक है। तो हम उसको अच्छा, कैसे सॉल्व करें, क्या उसको स्किप कर दें या क्या करें हम उसके साथ, क्योंकि जी अगर मैं हम बता गलत सॉल्व करेंगे तो चेकर हूँ। के ऊपर हमारा गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जी, दरअसल आपके वो पहले और अब वाले स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अभी यस सर। आपने मेरे ख्याल में लिखा भी है नजफ ने, हाउ टू अटेम्प्ट द टफेस्ट क्वेश्चन, तो वो आपका वो क्वेश्चन इन राइटिंग भी मौजूद है, तो लेट मी आंसर इट। देखिए, टफ लेंथी क्वेश्चंस का एक सबसे बड़ा मसला ही ये है, जो भी आपने खुद एक्सप्रेस किया है, कि उससे इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, इसकी ये समझ लें कि ये एक शान बान है, कि ये अपने जो कह ले पेपर अटेम्पर को, स्टूडेंट को टफ टाइम देती है। फिफा, ईसीसीए, आईसीएमआई कैप, इनके एग्जाम्स को अगर आप कंपेयर करें, तो वो यही लोग कहते हैं यार पेपर ने बड़ा टफ टाइम दिया है। तो ये क्या है, ये चीज क्या होती है? दरअसल ये इस एग्जाम को डिफ्रेंशिएट करती है एमबीए, बीकॉम, जब सिंपल जो डिग्रीज होती हैं उनसे। ये तो रहना है, ये फैक्ट तो इसके अंदर रहना है। हमें क्या करने की जरूरत है, बात ये है, हमें करने की ये जरूरत है कि दो काम। नंबर वन, जिस टाइम टीचर आपको वो करवा रहा है टफ क्वेश्चन क्लास के अंदर, आप उसको फॉलो और उसी दिन जाके उसकी प्रैक्टिस करो, एंड मेक अ ब्रेकअप ऑफ ऑल द स्टेप्स। जो भी उसने आपको करवाए हैं उसको ब्रेकअप करें उसके स्टेप्स के अंदर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के स्टेप्स होंगे ना, 2 4 5 10 स्टेप्स के अंदर उसको करें। उसको स्टेप्स के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसको एक, जैसे एक रोटी है, उसको एक ही नवाला बना के आप खाएंगे तो हजम नहीं होगी। सेम अप्लाइज टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको यू हैव टू ब्रेक इनटू सम सीरीज ऑफ स्टेप्स। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसको एनालिटिकल अप्रोच लगाएं इसको अंडरस्टैंड करने की। होता क्या है, मैं आपको एक मिसाल देकर समझा देता हूं कि टफ क्वेश्चन आया, उसका कुछ हिस्सा क्वेश्चन के शुरू में है, और उसके रिलेटेड बड़ी अहम इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्वेश्चन के एंड पे पड़ी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा है, और वो आखिरी पैरे के अंदर मौजूद जो इंफॉर्मेशन है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शुरू में चाहिए, उसको छोड़ चुका है। जैसे मैंने सेल टैक्स के क्वेश्चन करवाए, तो वहां पे लिखा था स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल टैक्स 17% या 18%, वो एंड पे लिखा था, क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे जाके। अब स्टूडेंट मुझसे सवाल कर रहे हैं, सर ये सेल टैक्स का रेट क्या होगा? इसका मतलब उन्होंने एंड पे जाके वो इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेंथी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड, वो 15 मिनट्स 15 मिनट रीडिंग टाइम, वो याद करें, वो इंपॉर्टेंट है। आजकल घर में आप लोग रिलैक्स हैं, कोर्सेस मुकम्मल हो चुके हैं, रीडिंग की प्रैक्टिस भी किया करें लेंथी क्वेश्चन को। हाउ टू रीड लेंथी क्वेश्चन। ओवर टू पीपल। एक और क्वेश्चन है सर यहाँ पे लोगों का है कि उसमें ओपन बुक्स के अंदर आप ना फ्लैगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन बुक का पेपर ही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीजें। सेकंड चीज ये है कि जो बुक है उसके ऊपर आप कोई चीज राइट नहीं कर सकते, यानी इवन आप पेंसिल से या पेन से उस पर राइट नहीं कर सकते। वो एज अ जो जो नोट्स हैं वो आपको अलग से बनाना है। वहाँ बुक आपने जो ओपन बुक में रखनी है वो एज अ रेफरेंस बुक रखनी है। और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आती है इसलिए है कि बुक का आप रेफरेंस देखें और फिर उस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है उस बुक के अंदर कोई नोट्स बना दें और वो आप साथ लेके चले जाएं। जितनी बुक्स होनी चाहिए वो बाइंडिंग शेप में होनी चाहिए, नेम्स आपने इसको पहले भी बता दिया था। कोई लूज पेपर नहीं होना चाहिए, और उसमें मतलब आप अगर कोई इसमें रिटर्न में कोई लिखा हुआ होगा जो आपने जैसे क्लास के दौरान आप लिख रहे होंगे, तो वो बुक अलाउड नहीं होगी। वो किसी वक्त भी आपको जो इन्विजिलेटर है वो बुक आपसे ले ली जाएगी। Okay, sir, a question है, few books are available in the market, but their PDF can be downloaded from internet. Can we bring printout of them? देखिए, अगर बुक शेप में है तो उसका प्रिंट आप ले सकते हैं। वो बुक, कई ऐसी पब्लिक सेक्टर की बुक हैं जो ओरिजिनल बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर एफपीआर की या फिर रेलेवेंट जो एजीपी की वेबसाइट्स हैं या सीजी की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से वो उनको डाउनलोड कर लें। लेकिन फिर वही बात है कि अगर बुक शेप में होगी तो उसको प्रॉपर एक बाइंड करके बुक शेप में लेके आएंगे।
उसका मतलब लूज पेपर उसके नहीं होने चाहिए। इवन कई बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनके पेजेस भी कम होते हैं, कोई ऐसी चीज होती है जिसके पेजेस 20-30 भी पेजेस हैं, लेकिन उनको भी कोशिश करें आप बाइंड करवा के, और उसके ऊपर उसका बुक का टाइटल लिखा होना चाहिए। तो किसी वक्त भी इन्विजिलेटर आपको चेक कर सकता है कि उनके पेपर के ऊपर मेंशन होता है कि ये बुक्स अलाउड है, उस बुक्स को टिक करेगा, अगर वो उसमें लिखी हुई होगी देन अलाउ करेंगे, अदरवाइज आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। ओके फहीम, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कर लें। फहीम अली, कहीं अपना माइक ओपन कर लें। गुलाम मुर्तजा, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है, तो बुक्स से क्या मतलब ले सकते हैं हम? क्योंकि अभी मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि बुक्स से रिलेटेड क्या चीज डिस्कस हो रही है। अच्छा, इसमें ये कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ओपन बुक के पेपर होते हैं, जिनमें उसमें बुक्स अलाउड होती हैं। लाइक उसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, या कोई और ऐसा जो पेपर है जैसे पब्लिक वर्क्स है या सर्विस रूल्स है, जो उनके डिपार्टमेंटल पेपर्स हैं, उसमें बुक्स अलाउड होती है। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर के स्टूडेंट होंगे, आपके पास तो सिर्फ एक FR में या ऑडिट में पेपर में IAS और IFRS अलाउड है, आपके विदाउट बुक पेपर होते हैं। तो जो बुक्स की बात हो रही है वो पब्लिक सेक्टर की स्पेशली हो रही है, कि जो पब्लिक सेक्टर रिस्पॉन्स। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि क्योंकि लास्ट सेशन में बात हुई थी कि एक अलग से सेशन रख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक क्वेश्चन या ऐसा से क्यूरी होगी तो वो एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो उसका ज़रा टाइम डिसाइड करना था कि कब रखेंगे। होपफुली डिसाइड तो यही हुआ था कि नेक्स्ट वीक के मंडे या ट्यूसडे में कोई टाइम एडजस्ट कर लेंगे। कौन कौन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? टैक्स में। टैक्सेशन, ठीक। जी जी। जी गुलाम साहब, वो आपको जरा डिसाइड करके फिर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ना शेयर कर दूंगा आपको टाइम स्केड्यूल। चले सर, थैंक यू सर। ओके फहीम अली, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सर। सर मुझे थोड़ा ये पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है और ये PFM जो सब्जेक्ट है, इनमें बुक्स के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ कराची सेंटर से बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट जो भी हमारे बैच में है सब स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन ये है कि बुक्स कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हमें नहीं बताई जा रही कि आप ये ले आए या ये आप फला जगह से खरीद सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा ये भाई, बहुत सारी मैं आपकी इसमें बात समझ गया हूँ। देखिए बात ये है कि ये पब्लिक सेक्टर की जितनी बुक्स हैं, या PFM का पेपर है या पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का पेपर है, उसमें ना आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, वहाँ पे ये बुक्स मेंशन। अगर आपको फिर भी कोई बुक्स में कोई भी इशू हो, किसी चीज में प्रॉब्लम हो, कौन कौन से अलाउड है नॉट अलाउड है, आप इस्लामाबाद ऑफिस के अंदर भी फोन कर सकते हैं, और अली हैं हमारे पास कोऑर्डिनेटर, उनसे भी बात कर सकते हैं, इसको हम आपको ब्रीफ कर देंगे। लेकिन जितनी भी बुक्स अलाउड होती हैं वो पेपर के ऊपर मेंशन। अच्छा, इसमें आपने कहा कि 3000 जो वर्ड है उसके एक वोकेबलरी का एक क्वेश्चन होता है, ये आप ICAP की अगर आप स्टडी टेक्स्ट देखें, वो हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, उसमें 3000 वर्ड्स अवेलेबल है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। बिजनेस इंग्लिश की जो उनका और स्टडी टेक्स्ट है ICAP का, उसके अंदर ये वर्ड्स अवेलेबल, तो वहां पे से भी आप ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक है मोहम्मद नवाज का क्वेश्चन है, विच एविडेंस शुड बी ब्रॉट टू अपीयर इन द एग्जाम। सर कौन कौन से एविडेंस चाहिए होंगे? ID कार्ड? हाँ, उसमें ये होता है कि आपके पास फर्ज करें एडमिट कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो वो किसी को भी आपको ID कार्ड, कोई आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो, कोई वैलिड आइडेंटिटी हो जिसके अंदर आपकी पिक्चर हो, तो वो स्टैंडर्ड शीट से आप
मैच करके आपको अलाउ करते हैं। बाकी आप ना इसमें हम अवेलेबल हैं एनी टाइम पे। अब्दुल सलाम साहब हमारे बड़े सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, एनी टाइम अवेलेबल है। उनकी ये जो प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह आपके ये पोर्टल पे भी आ जाएगी, फेसबुक पे भी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन है आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। अली यहाँ पे मौजूद है, सेंटर इंचार्ज लाहौर फैसलाबाद नईम साहब हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट डायरेक्ट भी किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसमें ये है कि जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी हम ग्रुप को ओपन कर रहे हैं अभी। जैसी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, अगर कोई ऐसी क्वेश्चन होता है कि कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है टीचर से, तो टीचर से कोऑर्डिनेट भी कर सकता है जब तक उसका एग्जाम नहीं होता। इंशाल्लाह उसको भी जो टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और अवेलेबल टाइम के अंदर उसको हम लाजमी उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो ये भी एक चीज हम कर रहे हैं। और जो आज का सेशन है मतलब उसमें यही था कि ऐसी बात है, लोग ज्यादा क्वेश्चन अगर की तरफ चले जाते हैं तो और ज्यादा क्लियरेंस आपकी आ जाती है। लेकिन जितने क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं, कोशिश की है कि उनको हम रिस्पॉन्स करें। सलाम साहब आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने कोई टाइम स्पेयर किया सर इसके लिए स्पेशली। थैंक यू, माय प्लेजर। बाकी पब्लिक सेक्टर की अगर कोई क्यूरी हो वो आप मुझसे भी कर सकते हैं। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर लाहौर ऑफिस के अंदर शकील भट्ट साहब भी हैं, उनसे भी आप क्यूरी कर सकते हैं। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की क्यूरीज हैं वो अली को फॉरवर्ड भी कर देंगे, वो रेलेवेंट टीचर को भी इंशाल्लाह हम उसको कर देंगे। बाकी अली जैसी क्लासेस खत्म हो आप ग्रुप्स ओपन कर दें ताकि स्टूडेंट जो है ना अपनी क्यूरीज में डाल सके, कोई भी चीज़ हो तो हम उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सकें। और इंशाल्लाह जो एडमिट कार्ड्स भी आपके हैं वो बाय मंडे जो है इंशाल्लाह, जो भी कमिंग मंडे है उस मंडे को आपकी पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक हमारी सारी क्लासेस वाइंड अप हो जाएंगी संडे तक। इंशाल्लाह मंडे तक आपके वो पोर्टल पे आ जाएंगे। ओके सर, एक क्वेरी आ रही है, सॉरी रिपीट आ रही है कि जो कराची सेंटर में एग्जाम सेंटर कहाँ पे, जरा बता दें तो स्टूडेंट्स कहाँ पे बनेंगे। देखिए उसमें नॉर्मली अभी मैं तो उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ था वो आई कैप के अंदर ही हुए थे एग्जाम। इस दफा मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, लेकिन इसमें क्यूरी का जी आंसर ये है कि आप अगर कराची ऑफिस में फोन कर लें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको। ठीक है ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ देम। हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।